क्वेश्चन नंबर 42, X has occupied 3 houses for his residential purposes, particulars of which are as follows। तो X ने 3 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, लेकिन रूल ये कहता है चाहे आप जितने भी हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड करो, केवल 2 ही हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के सॉल्व करोगे, बाकी तीसरे चौथे जितने भी हाउस होंगे उनको लेट आउट के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है पेज नंबर 182 पे, The benefit of nil annual value shall be allowed for 2 self-occupied houses instead of 1 house। यानी केवल 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। तो यहाँ 3 हाउस है, तो ऐसे तो हम ये करते हैं जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन कम होता है उसको हम मान लेते हैं लेट आउट और बाकी दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड। और यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी है कि किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है। यहाँ बोला गया अज्यूम X opts for हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3 टू बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब कि हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के सॉल्व करना, और हाउस तो बचा हाउस 1 और इसी को हम लेट आउट से सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट अंडर हाउस 1 का देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट 15,000 रुपीज़। स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, इसका मतलब हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन 10,000 रुपीज़, फेयर रेंट 18,000 रुपीज़, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 1,200, रिपेयर्स नील, रिपेयर्स वैसे भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं, ग्राउंड रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं। हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, तो स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड से कोई काम नहीं है, क्योंकि सीधे सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम नील मान लेते हैं एनुअल वैल्यू। और बाकी रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर ही नहीं होता है। हाउस 3 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड से मानना है, तो हाउस 3 में भी स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनुअल वैल्यू तक नील होगा, केवल डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मिलेगा। रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और ग्राउंड रेंट हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करते हैं। X borrows ₹30,000 at the rate 20% per annum for construction of house 3. Date of borrowing 1st June 2014. Date of repayment of loan 10th May 2022। तो X ने बोरो किया है ये जो लोन 30,000 रुपीज़ का, ये हमें ध्यान रखना है केवल हाउस 3 के कंस्ट्रक्शन के लिए बोला है, हाउस 1 और हाउस 2 से रिलेशन इसका नहीं है। तो हाउस 3 के लिए X जो ओनर है उन्होंने 30,000 का लोन बोरो किया, 20% रेट है, और डेट ऑफ बोरोइंग दे रखा है डेट ऑफ रीपेमेंट। तो जब इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर हम निकालेंगे तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर निकालेंगे, क्योंकि ये जो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन है ये हमारे प्रीवियस ईयर के बाद का है। हमारा प्रीवियस ईयर जो है यहाँ पे 2021-2022 है, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हमारा प्रीवियस ईयर है, जिसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन जो है हमारे प्रीवियस ईयर के बाद है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम पूरे साल का ही लोन, पूरे साल का ही इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लिखेंगे, यानी कि 30,000 का 20% हाउस 3 के केस में। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द हाउसेज वॉज कंप्लीटेड इन मई 2019, मतलब कि तीनों हाउस का ही कंस्ट्रक्शन मई 2019 में कंप्लीट हुआ है। तो एक्स में तो हाउस 3 जो है उसमें तो लोन भी पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, डेट ऑफ बोरोइंग भी पता है, और हाउस कब कंप्लीट हुआ है ये भी पता है। तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन भी कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करते समय जिस दिन हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है, कंप्लीट हुआ है मई 2019, इससे पहले वाला 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2019 तक इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट होगा। और बाकी हाउस 1 और हाउस 2 के रिलेशन में ना ही लोन दे रखा है, ना ही कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, केवल हाउस कब कंप्लीट हुआ ये दे रखा है, तो उससे केवल उसकी मदद से हम कुछ नहीं निकाल सकते। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23। अज्यूम एक्स ऑप्ट फॉर हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3 टू बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। वो यही कह रहा है कि हाउस 2 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के सॉल्व करना है, तो और बच गया हाउस 1, तो उसको लेट आउट, क्योंकि हम केवल 2 ही हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 42 का। तो हाउस 2 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, तो बचा हाउस 1, उसको हम लेट आउट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि केवल 2 ही हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हाउस 1 हो गया लेट आउट। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिखेंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, इसलिए हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, फिर एक्चुअल रेंट और फिर फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है हाउस 1 का 10,000 रुपीज़, एक्चुअल रेंट नहीं दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है 18,000 रुपीज़। अब इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वो हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि 18,000 रुपीज़। उसके बाद फिर हम लिखते हैं, क्योंकि ये कवर्ड वाला है तो एक स्टेप और आगे जाते हैं, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट नहीं दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट हाउस 1 का दे रखा है 15,000 रुपीज़। अब इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 15,000 रुपीज़। एक्चुअल रेंट तो दिया ही नहीं हुआ है। अब ये दोनों जो ग्रेटर वाले अमाउंट आए हैं, इसमें से जो लोअर होगा वही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इन दोनों में से लोअर है कौन, 18,000 और 15,000 में से लोअर है 15,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं तीन चीज़। पहला, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो म्युनिसिपल टैक्स हाउस 1 में बोला गया म्युनिसिपल टैक्स पेड मतलब ओनर ने ही पे किया होगा 1,200 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं वैकेंसी और फिर लेते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। तो वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो ये नील हो जाएगा, और 1,200 रुपीज़ आउटर कॉलम में लिख देंगे। 15,000 में से हम इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 13,800 रुपीज़। ये हो गया हमारा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं तीन चीज़। पहले तो लिख लेते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 हम लेस करते हैं। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ 13,800 रुपीज़। तो 13,800 का 30% आ जाएगा 4,140। उसके बाद लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो हाउस 1 से रिलेटेड कोई भी लोन, ना ही उसका इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं दिया रखा है तो ये नील हो जाएगा। फिर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ ये दिया हुआ है, तो केवल उससे ही हम नहीं निकाल सकते हैं ये। हमें लोन पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, कब लिया है, ये सब तो कुछ भी नहीं गिवन है, इसलिए ये लेस हो ये भी नील रहेगा। तो 4,140 हम सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे और 13,800 में से लेस कर देंगे, तो ये आ गया 9,660। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये अभी हाउस 1 का आया है। अब हम हाउस 2 और हाउस 3 सॉल्व करेंगे। अब हम हाउस 2 देखेंगे। हाउस 2 है सेल्फ ऑक्यूपाइड से सॉल्व करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसका सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिखेंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स सब कुछ नील लेते हैं, एनुअल वैल्यू सीधे नील। एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल वैल्यू ही नील होता है तो उसका 30% तो नील ही रहेगा। उसके बाद लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। हाउस 2 से रिलेटेड कोई भी लोन या इंटरेस्ट कुछ भी नहीं गिवन है तो ये नील रहेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं कैलकुलेट होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, लोन, इंटरेस्ट या फिर कब लिया गया लोन, कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो ये नील हो जाएगा। यानी कि हाउस 2 से कोई इनकम या कोई लॉस कुछ भी नहीं हुआ है तो नील। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस 2 से नील, ज़ीरो हुआ है।
अब हम हाउस 3 सॉल्व करेंगे। हाउस 3 है सेल्फ ऑक्यूपाइड से, ये लास्ट हाउस है। सबसे पहले इसमें फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स सब कुछ नील, तो एनुअल वैल्यू सीधे नील। लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू नील ही रहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, तो 30% भी उसका नील ही आना है। दूसरा लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो 30,000 का लोन था और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बाकी ये पूरे साल का ही इंटरेस्ट रहेगा, इसलिए ये सीधे 30,000 इंटू 20/100 और पूरे साल का ही निकालेंगे, क्योंकि ये जो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन लिखा हुआ है ये हमारे जो प्रीवियस ईयर है उसके बाद 10 मई 2022 को पे हुआ है, और हमारा जो असेसमेंट ईयर है प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक चलता है, और उस बीच में पूरे साल ही हमारे पास ये था, लोन नहीं रीपे हुआ था प्रीवियस ईयर में हमारे, इसलिए पूरे साल का ही इंटरेस्ट निकलेगा 30,000 इंटू 20/100, और ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा। अब हम सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो जिस दिन लोन लिए होते हैं उस दिन से लेकर जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले 31 मार्च तक कैलकुलेशन होता है। तो लोन लिया गया है 1 जून 2014 को, तो ये ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2015 को, फिर स्टार्ट होगा, ये मार्च में ख़त्म हुआ है 15 में, तो 1 अप्रैल 2015 में स्टार्ट होगा, और ये ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2016 को, फिर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016, ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2017, फिर स्टार्ट होगा, इसके बाद ये 31 मार्च 2017 है, तो फिर 1 अप्रैल 2017, और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2018, फिर ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018, और फिर ये नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2019 में ख़त्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से, और ये ईयर जाना चाहिए था अगले साल 31 मार्च 2020 तक, लेकिन इसी ईयर के बीच में मई 2019 में ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसे कि 1 अप्रैल 2019 है तो इसका ईयर तो ख़त्म होना चाहिए अगले साल 31 मार्च 2020 को, लेकिन अप्रैल के बाद आता है मई, तो उसी ईयर मई में ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, और जिस ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे पहले वाले 31 मार्च को हम लेते हैं, तो ये मई है, मई से पहले मई 2019 है, और मई 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इससे पहले वाला 31 मार्च है 31 मार्च 2019, तो यहाँ से लेकर बस यहाँ तक कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन का, ये ईयर नहीं कंसिडर होगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लोन है 30,000 रुपीज़ का और 20% का लोन, और इसके बीच में कितने महीने वो देख लेते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने इंटू 10/12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 5,000 रुपीज़। उसके बाद अब यहाँ पे जितने भी ये रहे वो पूरे पूरे साल का है, तो 30,000 इंटू 20%, और ये पूरे साल का है, तो हम 12/12 लिखें या ना लिखें बात एक ही रहेगा, क्योंकि ये 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़। यहाँ भी पूरे साल का ही कैलकुलेशन होगा, 30,000 इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपीज़। यहाँ भी पूरे साल ही है, बीच में पूरे 12 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, तो 30,000 इंटू 20%, और ये हो जाएगा 6,000 रुपीज़। फिर यहाँ भी पूरा एक साल 12 महीने कंप्लीट हो रहे हैं मतलब, तो ये हो गया 30,000 इंटू
20%। तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 29,000 रुपीज़। सॉरी, ये ईयर को कंसिडर नहीं करना है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 29,000 रुपीज़, टोटल इंटरेस्ट। उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला होता है, ये जो टोटल इंटरेस्ट आया इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि 29,000 डिवाइड बाई 5, ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाता है। तो ये हो जाएगा 29,000 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 5,800 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। तो ये आ गया 5,800 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 5,800 प्लस 6,000 तो ये आ जाएगा 11,800, और ज़ीरो में से आप इसको लेस करोगे तो यही चीज़ माइनस में आ जाएगा, 11,800 रुपीज़ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम लिखेंगे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद लिखेंगे हाउस 1 का जो इनकम है वो, प्लस हाउस 2 प्लस हाउस 3, तो आ जाएगा हमारा टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 1 से हुआ है 9,660 रुपीज़ का इनकम। हाउस 2 से नील आया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ज़ीरो, और हाउस 3 से लॉस हुआ है 11,800 रुपीज़ का। तो इसको हम एडलेस करेंगे, तो 9,660 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 11,800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2,140 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस में आया है आंसर, इसका मतलब कि लॉस हुआ है मिस्टर एक्स को हाउस प्रॉपर्टी से। तो हम लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 2,140। ये हो गया आंसर।